बच्चों, आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सत्ता की साझेदारी समझाने जा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक राजनीति जो सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में जो लोकतांत्रिक राजनीति वाला है, इसका पहला चैप्टर है परिचय। पिछली कक्षा में हम सभी ने यह देखा था कि एक सही लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ये भी देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ साथ को विकेंद्रित कर देना, यानी सत्ता का विकेंद्रित करना, यानी बंटवारा करना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार के लिए हम बेल्जियम और श्रीलंका की व्यवस्थाओं को समझते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं, और इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसके समझने के लिए, सत्ता के बंटवारे के समझने के लिए बेल्जियम और श्रीलंका की, इन दो देशों की कहानी हम लोग समझेंगे। बेल्जियम को समझेंगे पहले। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस देश की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, और 40% लोग बोलोनिया में रहने वाले ये फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषी हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। मतलब संख्या उनकी कम है, लेकिन वो ताकतवर हैं। बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी भी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो कमज़ोर और अल्पमत में थे। और इस स्थिति की तुलना एक और देश से भी हम कर सकते हैं, और ये श्रीलंका है देश दूसरा। एक द्वीपीय समूह है श्रीलंका, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर दूसरा समूह तमिल लोगों का है, और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। और तमिल भी 2 समूहों में बटा हुआ है। एक श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, ये 13% हैं, और दूसरे तमिल हिंदुस्तानी तमिल हैं, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, और उन्हीं की संतानें हैं आज। और 7% ईसाई हैं, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं
बोलते हैं। जो ईसाई हैं वो सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भाषी भी हैं। इन दोनों देशों के बारे में सोचा जाए कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे मतलब कई भाषा बोलने वाले और कई जाति समूह हों, तो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी और इससे उनके बीच की लड़ाई बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ सकता था। और श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब हम यह देखते हैं कि दोनों देशों में ऐसी स्थिति में क्या क्या हुआ, क्या व्यवस्थाएं बनाई। तो श्रीलंका में क्या व्यवस्था बनी। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, मतलब एक की संख्या ज़्यादा है, एक की आबादी ज़्यादा है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्रवाद बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम भी उठाए। क्या कदम उठाए? पहला कदम था 1956 में कानून बनाया, जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और दूसरा कदम, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। और तीसरा कदम, नए संविधान में सरकार बौद्ध मत संरक्षण और बढ़ावा देगी। ये एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और उसमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए और श्रीलंका तमिलों ने अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनाईं। तमिल को राजभाषा बनाने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया और श्रीलंका में दो समुदायों के बीच बड़ा टकराव गृहयुद्ध में बदल गया। और परिणाम यह हुआ कि गृहयुद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां आईं और 2009 में यह युद्ध जो है समाप्त हो पाया। अब बेल्जियम की समझदारी देखें। बेल्जियम ने अपने यहाँ कैसी व्यवस्था बनाई। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच में ये व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने संविधान में 4 संशोधन भी किए, जिससे सभी मिलजुल करके रह सकें। बेल्जियम ने जो व्यवस्था की उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। संविधान यह पहली बात है, संविधान में यह प्रावधान किया कि डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कोई भी कानून दोनों समूहों के बहुमत पर ही बनेगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गईं और इस प्रकार राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहीं। और तीसरी, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधि हैं। चौथी व्यवस्था, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है।
यानी सामुदायिक सरकार, और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। अब आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है और पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। बेल्जियम और श्रीलंका की इन व्यवस्थाओं से शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं और फिर भी सत्ता की साझेदारी दोनों देशों में अलग अलग थी। बेल्जियम ने सबकी सत्ता में साझेदारी बराबर रखी, जबकि श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया और इसलिए वहाँ देश की एकता संकट में पड़ गई। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी सभी की होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। इन दो कहानियों से हमें ये सीखने को मिला। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।